आज के इस अनगहन अध्ययन में सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा चुनौतीपूर्ण विषय सामने है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिससे बहुत लोग घबराते भी हैं। हाँ, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात आती है तो भारतीय संविधान की वो मोटी मोटी किताबें देखकर ही एक मानसिक दबाव बनने लगता है। जी, वो दबाव तो होता ही है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य उसी दबाव को खत्म करना है। आज की मेज पर हमारे पास द डिजिटल म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के बेहद विस्तृत दृश्यात्मक नोट्स हैं और साथ ही संविधान का तकनीकी विश्लेषण भी है। जो कि बहुत ही शानदार स्रोत है तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। सही कहा। तो इसके माध्यम से आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 का विशेषकर अनुच्छेद 74 से लेकर 106 तक का गहराई से अध्ययन करेंगे। एकदम स्पष्ट मिशन है आज का। बिल्कुल। इस भारी भरकम जानकारी को केवल रटना नहीं है, इसके पीछे की कहानी और तर्कों को डिकोड करना है ताकि परीक्षा में कोई भी विश्लेषणात्मक प्रश्न ना छूटे। हाँ, क्योंकि रटने से बात नहीं बनती अब। और मैं बता दूं, इन नोट्स को देखते हुए मुझे इसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जो वाकई हैरान कर देते हैं। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि संसद में अयोग्य होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ जाए तो उस पर रोजाना 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है? ये सुनने में काफी मजेदार लगता है। हाँ, तो ये नियम कैसे काम करता है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही रोचक शुरुआत है। प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलता हुआ पैटर्न ये साफ संकेत देता है कि अब सीधे सीधे अनुच्छेदों के नंबर नहीं पूछे जाते। हाँ, वो जमाना गया। बिल्कुल। परीक्षक ये जांचना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार को उन नियमों के पीछे का मूल दर्शन समझ में आया है। संविधान निर्माताओं ने कोई भी नियम हवा में नहीं बनाया। हर चीज के पीछे एक तर्क है। जी, अगर कोई जुर्माना तय किया गया है या किसी को विशेष अधिकार दिया गया है तो उसके पीछे शासन व्यवस्था को संतुलित रखने का एक गहरा विज्ञान है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर एक तकनीकी प्रावधान को उसके व्यवहारिक पहलू के साथ खोलकर देखा जाए, ताकि परीक्षा कक्ष में 4 विकल्पों को देखकर सही उत्तर अपने आप उभर कर सामने आ जाए। एकदम सही। तो फिर सीधे शक्ति के केंद्र और संसद की नींव से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। नोट्स में कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित करने वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। कौन सा विरोधाभास? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन नोट्स में 42वें और 44वें संविधान संशोधन का विशेष रूप से जिक्र है जिसने इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख को किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य क्यों होना पड़े। इसी विरोधाभास के पीछे ही तो भारत की संसदीय प्रणाली का असली स्वरूप छिपा है। वो कैसे? इसे इस तरह समझना होगा कि भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख जरूर हैं, लेकिन वे केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं। अच्छा। हाँ, वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास। तो संशोधन ने इसे पक्का कर दिया। बिल्कुल। 42वें संशोधन ने इसे कानूनी रूप से पक्का कर दिया कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से समानांतर सरकार नहीं चला सकते। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 75, जो परीक्षा के नजरिए से सबसे अहम हिस्सा है। अनुच्छेद 75? जी, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत दिया गया है। हाँ, मैंने देखा नोट्स में इस सामूहिक उत्तरदायित्व को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य लिखा है। उसमें लिखा है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। एकदम सटीक बात है ये। तो इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई अलग अलग नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी एक मंत्री के विभाग के खिलाफ भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल पास करवाने में विफल रहे तो केवल वो एक मंत्री इस्तीफा नहीं देता, पूरी सरकार को जाना पड़ता है। हाँ, पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री सहित सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अनुच्छेद 75 में एक और दिलचस्प नियम है, 6 महीने का नियम। वो क्या है? कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। अच्छा, बिना चुनाव जीते भी मंत्री बन सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। यह नियम इसलिए है ताकि सरकार किसी विशेषज्ञ को सीधे मंत्री तो बना सके, लेकिन लोकतांत्रिक वैधता के लिए उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर जनता का या कम से कम विधायकों का समर्थन साबित करना ही होगा। ये तो लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है।
इसके बाद नोट्स अनुच्छेद 77 और 78 की ओर इशारा करते हैं। जी। अनुच्छेद 77 के तहत सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को एक बहुत ही विशिष्ट भूमिका में रखता है। नोट्स इसे एक कड़ी या लिंक के रूप में दर्शाते हैं। ये कड़ी होना शासन की पारदर्शिता के लिए बहुत अनिवार्य है। तो वो कैसे काम करता है? देखिए, चूंकि सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं, इसलिए यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि वे जाने कि सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल सही बात। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री पर यह कर्तव्य थोपता है कि वे प्रशासन और नए कानूनों के प्रस्तावों से जुड़ी हर जानकारी राष्ट्रपति को दें। अगर राष्ट्रपति कोई अतिरिक्त जानकारी मांगते हैं तो वो भी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तो अब उस ढांचे की बात करते हैं जहां ये सारे कानून और नीतियां बनती हैं, मतलब हमारी संसद। हाँ, संसद बहुत महत्वपूर्ण है। भी दिए गए हैं। जैसे संसद या पार्लियामेंट शब्द मूल रूप से फ्रेंच भाषा के पार्लर से लिया गया है, जिसका अर्थ है बात करना। हाँ, और पुरानी संसद की इमारत का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये बहुत अच्छे तथ्यात्मक बिंदु हैं। लेकिन अगर तकनीकी हिस्से पर आएं, तो अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जी। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में तो बैठते नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसद का अभिन्न अंग क्यों माना गया है? क्योंकि यह कानून बनने की प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। संसद का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। बिल्कुल। अब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल पर चाहे कितनी भी लंबी बहस कर लें, उसे भारी बहुमत से पास कर दें, लेकिन वो बिल तब तक अधिनियम या कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। इसी वजह से वो संसद का अटूट हिस्सा है। एकदम सही। इसके बाद जो दोनों सदनों की संरचना है, वो शक्ति संतुलन का एक और रूप है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की बात करता है, जो उच्च सदन है। हाँ, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार जल्दबाजी में ऐसे कानून न बनाए जो राज्यों के हितों के खिलाफ हों। और ये स्थायी भी है ना? जी, ये एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। साहित्य और कला वाले क्षेत्र से। हाँ, उन लोगों को जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष योगदान दिया हो। और इसके विपरीत अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है, जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 तय की गई है। अब सदनों की बात हो ही रही है तो इनकी अवधि को समझना भी जरूरी है, जो अनुच्छेद 83 में दी गई है। हाँ, अवधि पर बहुत सवाल आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसमें एक चक्र भी चलता है। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही खास चक्र का जिक्र है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इन सीटों की संख्या को लेकर नोट्स में अनुच्छेद 82 पर एक बड़ा सा लाल निशान लगा है, जिसे परिसीमन या डीलिमिटेशन कहा गया है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक बताया गया है। हाँ, और ये लाल निशान बिल्कुल सही जगह लगा है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। तो इसमें पेज क्या है? पेज ये है कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर ही आधारित रहेगा। अच्छा। और इसे 2026 तक के लिए स्थिर या फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक था। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया था, जबकि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। तो मतलब अगर सीटें बढ़ती तो? हाँ, अगर हर जनगणना के बाद सीटें बढ़ती तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उनकी संसद में हिस्सेदारी कम हो जाती, जो कि उनके लिए एक तरह की सजा होती अच्छे काम के लिए। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन हो जाता। इसी असंतुलन को रोकने के लिए ये फ्रीज लगाया गया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है। अब संसद की इमारत और सीटों की संरचना के बाद अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि इन सीटों पर बैठेगा कौन? योग्यता तो होनी चाहिए। कोई तो मापदंड होगा ही। अनुच्छेद 84 और 99 इसी अर्हता यानी योग्यता और शपथ के बारे में बात करते हैं। जी। अनुच्छेद 84 के तहत पहली शर्त भारत का नागरिक होना है। आयु सीमा लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई है। और भी शर्तें हैं। हाँ,
साथ ही व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से विकृत या दिवालिया न हो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी सदन में प्रवेश की एक प्रक्रिया है। चुनाव जीतना केवल पहला कदम है। कोई भी निर्वाचित उम्मीदवार तब तक सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक वो अनुच्छेद 99 के तहत शपथ न ले ले। ये शपथ किसके सामने ली जाती है? ये शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ली जाती है। आमतौर पर नई लोकसभा के गठन पर एक प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो सबको शपथ दिलाता है। हाँ, वही सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। इस शपथ का पूरा प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में विस्तार से दिया गया है। इसके बिना सदन में बैठना असंवैधानिक माना जाता है। सदन में बैठने और कार्यवाही में भाग लेने की बात पर नोट्स में अनुच्छेद 88 के तहत एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प विशेष अधिकार का उल्लेख है। मंत्रियों के अधिकार के बारे में? हाँ, ये मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को कुछ विशेष अधिकार देता है, जहां वे किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और यहां तक कि संयुक्त बैठक में भी बोल सकते हैं। जी। महान्यायवादी तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर ये विशेष पहुंच क्यों? देखिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ट्रैप या जाल है। महान्यायवादी सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। संसद में जब जटिल कानूनी बिल पेश होते हैं तो सरकार को उनका पक्ष रखने और कानूनी पेचीदगियों को समझाने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ये विशेष अधिकार दिया गया है। तो इसमें जाल कहाँ पर है? बड़ा ट्रैप ये है कि महान्यायवादी बोल सकते हैं, समितियों का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं है। क्योंकि वे चुने हुए नहीं हैं। एकदम सही, वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर एक मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य है, वो दूसरे सदन में जाकर सरकार की नीतियों पर भाषण तो दे सकता है, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा तो उसे वापस अपने ही सदन में जाना होगा। मतलब वोट वहीं पड़ेगा जहां की सदस्यता है। बिल्कुल, मतदान का अधिकार सिर्फ उसी सदन में है जहां की सदस्यता उनके पास है। ये बारीक अंतर ही परीक्षा में सही और गलत उत्तर के बीच का फासला तय करता है। अब संसद में बोलने की आजादी की बात निकली है तो अनुच्छेद 105 और 106 पर भी नजर डालते हैं, जो विशेषाधिकारों की बात करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेष अधिकारों से जुड़ा है। इसमें लिखा है कि संसद या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये पूरी तरह से न्यायिक उन्मुक्ति है। और अनुच्छेद 106 बताता है कि सांसदों का वेतन और भत्ते संसद खुद कानून बनाकर तय करती है। लेकिन एक आम नागरिक के मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि किसी को कुछ भी कहने की इतनी असीमित आजादी क्यों दी गई है? ये आजादी इसलिए नहीं दी गई है कि सांसद खुद को कानून से ऊपर समझें। इसका एक बहुत ही स्पष्ट लोकतांत्रिक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? सदन के अंदर सांसदों को देश के सबसे संवेदनशील और विवादित मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। कई बार उन्हें शक्तिशाली लोगों या संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। हाँ, बिना डरे। बिल्कुल। अगर उनके मन में ये डर रहेगा कि उनकी किसी बयान पर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर मानहानि का मुकदमा ठोक देगा, तो वे कभी खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये बात तो है। संसद का मूल काम है बिना किसी डर या दबाव के स्वतंत्र बहस करना। ये विशेषाधिकार उसी निर्भय वातावरण को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच आवश्यक तो लगता है, लेकिन क्या होगा जब इस सुरक्षा का दायरा टूट जाए या कोई सदस्य सदन की गरिमा के खिलाफ काम करे? उसके लिए भी नियम है। हाँ, नोट्स का तीसरा खंड इसी अयोग्यता की प्रक्रिया और उस अजीबोगरीब जुर्माने की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो 500 रुपए वाला जुर्माना। हाँ, अनुच्छेद 101 और 102 में उन स्थितियों का विवरण है जिनमें एक सांसद की कुर्सी छिन सकती है। अनुच्छेद 101 के तहत दोहरी सदस्यता को पूरी तरह से नकार दिया गया है। कोई एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में नहीं बैठ सकता। जी, इसके अलावा अगर कोई सदस्य बिना सदन की पूर्व अनुमति के लगातार 60 दिनों तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये अनुशासन बनाए रखने का एक सख्त तरीका लगता है। और अनुच्छेद 102 तो अयोग्यताओं की एक पूरी सूची ही खोलकर रख देता है। इसके कुछ प्रमुख आधारों को समझना बहुत जरूरी है परीक्षार्थियों के लिए। वो आधार क्या है? पहला, यदि सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण कर ले,
ताकि वो सरकारी प्रलोभन से मुक्त रहे। ठीक है। दूसरा, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया जाए। तीसरा, अगर वो दिवालिया हो जाए और अपना कर्ज न चुका पाए। और नागरिकता को लेके भी कुछ है ना? हाँ। चौथा, अगर वो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ले। और अंत में, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, दल बदल विरोधी कानून, जिसे 10वीं अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ा गया था, इसके आधार पर भी अयोग्यता तय होती है। तो जब ये सारी शर्तें मौजूद हैं तो एक व्यावहारिक संकट ये खड़ा होता है कि अगर किसी सदस्य की अयोग्यता पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम फैसला कौन करेगा? क्या ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा? यहीं पर संविधान का एक बहुत ही खूबसूरत चेक एंड बैलेंस या संतुलन देखने को मिलता है। कैसा संतुलन? अनुच्छेद 103 स्पष्ट करता है कि दल बदल के मामलों को छोड़कर जिसका फैसला पीठासीन अधिकारी करते हैं, अन्य सभी अयोग्यताओं का विवाद सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति फैसला करेंगे? हाँ, लेकिन राष्ट्रपति इस पर कोई भी राजनीतिक या मनमाना फैसला नहीं ले सकते। उन्हें इस मुद्दे पर भारत के चुनाव आयोग से राय लेनी होती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की ये राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। मतलब उन्हें वो माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि सत्ता पक्ष अपने राजनीतिक विरोधियों को मनमाने तरीके से अयोग्य घोषित न कर सके। चुनाव आयोग जैसी एक स्वतंत्र संस्था की भूमिका इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाती है। इसके बाद नोट्स में वो हिस्सा आता है जो शायद पूरे भाग 5 का सबसे अनोखा नियम है। जी, अनुच्छेद 104। बिल्कुल, अनुच्छेद 104 का वो 500 रुपए का जुर्माना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अनुच्छेद 99 के तहत शपथ नहीं ली है या उसे पता है कि वो अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य हो चुका है। हाँ। इसके बावजूद वो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ सदन में आता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है और कार्यवाही या वोटिंग में हिस्सा ले लेता है। ऐसे प्रत्येक दिन के लिए उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे सरकार एक ऋण यानी डेप्ट की तरह वसूलती है। सही कहा। लेकिन आज के समय में शायद कोई 500 रुपए को बहुत गंभीरता से ना ले। आज के हिसाब से ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन इसे 1950 के दशक के आर्थिक परिदृश्य से जोड़कर देखना चाहिए। उस समय 500 रुपए एक बहुत भारी भरकम राशि हुआ करती थी। हाँ, उस समय तो बहुत थे। ये केवल एक आर्थिक दंड नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश है। सदन की कार्यवाही में केवल वैध और अधिकृत प्रतिनिधियों को ही भाग लेने का अधिकार है। कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। बिल्कुल। कोई भी बाहरी या अयोग्य व्यक्ति अगर इस विधायी प्रक्रिया को दूषित करने की कोशिश करता है तो इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर अपराध माना जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियंत्रकों की आवश्यकता होती है। नोट्स का अंतिम हिस्सा सदन के रेफरी यानी पीठासीन अधिकारियों और कार्यवाही के नियमों की ओर मुड़ता है। जी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। अनुच्छेद 89 से 91 तक राज्यसभा के अधिकारियों का विवरण है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उनके नीचे एक उपसभापति चुना जाता है। और लोकसभा में वहीं अनुच्छेद 93 लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष या स्पीकर और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था करता है। इन अधिकारियों से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प लूप या चक्र अनुच्छेद 94 लोकसभा के लिए और अनुच्छेद 90 राज्यसभा में दिखता है, जो इनके त्यागपत्र से संबंधित है। हाँ, ये त्यागपत्र का नियम संतुलन का एक शानदार उदाहरण है। इसमें क्या खास है? आमतौर पर कोई अधिकारी अपना इस्तीफा अपने से वरिष्ठ को देता है, लेकिन यहाँ एक अलग व्यवस्था है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। आपस में ही बदल लेते हैं। बिल्कुल। यही प्रक्रिया राज्यसभा में उपसभापति और सभापति के बीच भी लागू होती है। हालांकि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? ये आपसी आदान प्रदान यह सुनिश्चित करता है कि इस्तीफे की प्रक्रिया सदन के भीतर ही रहे और कार्यपालिका का इसमें कोई अनुचित हस्तक्षेप ना हो। लेकिन अगर स्थिति इस्तीफे से आगे बढ़ जाए और इन अधिकारियों को पद से हटाने की नौबत आ जाए तो क्या होगा? वो भी एक अलग प्रक्रिया है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ उन्हें हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो, जिसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना जरूरी है, तो क्या उस बहस के दौरान वे खुद ही पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? अनुच्छेद 92 और 96 इस स्थिति को स्पष्ट करते प्रतीत होते हैं। ये प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का सबसे बड़ा परीक्षण है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसलिए संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जब अध्यक्ष या सभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो वे पीठासीन नहीं हो सकते।
यानी वे उस सर्वोच्च कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या इससे उनके बाकी अधिकार छिन जाते हैं? नहीं, वे सदन में मौजूद रह सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं और अपना बचाव करते हुए भाषण भी दे सकते हैं। और वोटिंग का क्या नियम है? अब यहाँ वोटिंग के अधिकार को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से सवाल बनते हैं। सामान्य दिनों में जब पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर होता है तो वो आम सदस्यों की तरह वोट नहीं डालता। अच्छा, वो केवल तब वोट करता है जब किसी बिल पर पक्ष और विपक्ष के वोट एकदम बराबर या टाई हो जाएं। इसे निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं। और जब उन्हें हटाने का संकल्प चल रहा हो तब? जब उन्हें हटाने का संकल्प चल रहा हो और वे कुर्सी पर नहीं है, तब वे एक आम सदस्य की तरह वोटिंग के पहले ही चरण में वोट डाल सकते हैं। इसे प्रथम दृष्टया मत या फर्स्ट इंस्टेंस वोट कहा जाता है। तो क्या वो टाई होने पर फिर से वोट कर सकते हैं? नहीं, हालांकि इस दौरान अगर वोट बराबर हो जाए तो वे निर्णायक मत नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन तार्किक व्यवस्था है। कुर्सी पर हैं तो केवल टाई ब्रेकर वोट, और अगर कुर्सी से नीचे हैं तो केवल आम वोट। बिल्कुल सटीक। इसके बाद अनुच्छेद 97 इनके वेतन की बात करता है, जो दूसरी अनुसूची में दर्ज है, और अनुच्छेद 98 ये सुनिश्चित करता है कि संसद के दोनों सदनों का अपना एक स्वतंत्र सचिवालय या सेक्रेटेरिएट होगा। इसकी भी बहुत जरूरत है। हाँ, ऐसा इसलिए ताकि सदन चलाने वाले अधिकारियों के पास सरकार के प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र कर्मचारियों की टीम हो। जी। अंततः ये पूरा भाग अनुच्छेद 100 पर आकर एक बहुत ही बुनियादी नियम तय करता है, जिसे गणपूर्ति या कोरम कहा गया है, जो कि बहुत जरूरी है। ये वो न्यूनतम संख्या है जिसके बिना सदन का कोई काम शुरू ही नहीं हो सकता। ये कोरम लोकतांत्रिक निर्णयों की वैधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुच्छेद 100 के अनुसार सदन की कोई भी बैठक शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा यानी 1/10 भाग उपस्थित होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो? अगर ये कोरम पूरा नहीं है तो ये पीठासीन अधिकारी का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सदन की कार्यवाही को तब तक के लिए रोक दे या स्थगित कर दे जब तक कि कोरम पूरा न हो जाए। तो ये क्यों रखा गया? यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सत्ता में बैठे चंद लोग किसी छुट्टी वाले दिन या रात के अंधेरे में चुपचाप इकट्ठा होकर कोई मनमाना कानून पास न कर लें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी सुरक्षा है। और इसी अनुच्छेद में उस निर्णायक मत या कास्टिंग वोट का भी औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इस तरह आज के इस विस्तृत और गहन अध्ययन में हमने भारतीय संविधान के भाग 5 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा डिकोड किया। बिल्कुल। अनुच्छेद 74 की मंत्रिपरिषद और उनके सामूहिक उत्तरदायित्व से लेकर प्रधानमंत्री के कड़ी के रूप में काम करने तक, संसद के 3 अंगों की संरचना, सीटों का 2026 तक फ्रीज होना, सांसदों की योग्यताएं और अयोग्यताएं। जी, चुनाव आयोग की भूमिका भी। हाँ, चुनाव आयोग की बाध्यकारी राय और बिना शपथ लिए बैठने पर वो ऐतिहासिक 500 रुपए का जुर्माना। अंत में सदन के अधिकारियों की भूमिका, उनके इस्तीफे का लूप, वोटिंग के बदलते अधिकार और सदन को शुरू करने के लिए 1/10 के कोरम के नियम को गहराई से समझा गया। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि संविधान कोई निर्जीव दस्तावेज नहीं है जिसे सिर्फ रटना पड़े। रटने से काम नहीं चलेगा। जब ये समझ में आ जाता है कि किसी मंत्री को 6 महीने का समय क्यों दिया जाता है या महान्यायवादी को वोटिंग से क्यों रोका जाता है, तो ये अनुच्छेद अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग इसी विश्लेषणात्मक समझ से होकर गुजरता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब श्रोताओं के लिए इस अध्ययन को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों की वाक स्वतंत्रता और उस पूर्ण न्यायिक उन्मुक्ति के बारे में बात हुई। जी। इसका मूल उद्देश्य बहुत पवित्र था, ताकि जनप्रतिनिधि बिना किसी डर के मानहानि के मुकदमों की परवाह किए बिना जनता की आवाज उठा सकें। लेकिन जरा आज के परिदृश्य पर विचार कीजिए। हाँ, आज का समय अलग है। इस डिजिटल युग में जहां संसद की हर कार्रवाई का सीधा प्रसारण पूरे देश में होता है और कुछ ही मिनटों में भाषणों की छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, तो क्या ये पूर्ण उन्मुक्ति अभी भी अपने उसी मूल उद्देश्य की पूर्ति कर रही है? ये सोचने वाली बात है। या क्या अनजाने में ये आम नागरिकों से अलग एक ऐसे विशेष वर्ग का निर्माण कर रही है जो कुछ भी कहने के बाद किसी भी न्यायिक मंच के प्रति जवाबदेह नहीं है? ये एक ऐसा जटिल और खुला पहलू है जिस पर तैयारी करने वाले छात्रों और विचारकों को आगे स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए।
बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान की इस यात्रा को जारी रखना और चीजों के पीछे छिपे तर्कों को तलाशते रहना ही सच्ची सीख है।